हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरी। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी आपने पिछले लेक्चर और पिछली यूनिट्स आपने यूनिट 1 पढ़ ली है। जो पिछले लास्ट चैप्टर्स थे आपके, जो दो फर्स्ट और सेकंड, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था कि जिसमें चार्ज कैसा था, रेस्ट में था। जहाँ चार्ज को हम रख दे रहे थे वहीं पर चार्ज स्टे हो जा रहा था, रुक जा रहा था। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है, आई मीन से दैट, कि चार्ज कैसा था, स्टेशनरीश था, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था। इसलिए पिछली इलेक्ट्रिक का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रेस्ट में था। लेकिन हम लोग अगली यूनिट पर पहुंचते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि अब हम चार्ज को फ्लो कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? चार्ज को फ्लो कराने वाले हैं। तो चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। तो एक शब्द आया है इसमें, करंट, और करंट को हम हिंदी में एक नए नाम से जानते हैं, धारा। और ये जो धारा हो सकती है, ये धारा कई प्रकार से हो सकती है। जैसे हम बहुत अच्छा छोटा सा एक टॉपिक दें, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो जल, और इसको क्या कह सकते हैं, धारा, मतलब वाटर करंट। वाटर करंट मतलब जैसे आपने नदी में देखा होगा कि नदी में पानी क्या होता है, बहता है ना। तो जब पानी बहता है तो कहते हैं कि पानी की धारा है, जल धारा है, उसी को बोलते हैं वाटर करंट। इसी प्रकार से जब चार्ज फ्लो होने लगे, क्या फ्लो होने लगे, किसी सिस्टम में या किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होने लगे, या किसी डिवाइस में जब चार्ज फ्लो होने लगे, तो उसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका से बोलते हैं वाटर करंट। इसी प्रकार से आता है इलेक्ट्रिक करंट, और यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा टॉपिक एक हिसाब से क्या है, ये इंट्रोडक्शन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप जनरली कह सकते हैं कि व्हेन चार्ज मूव, व्हेन चार्ज मूविंग फॉर्म, कैसा हो, व्हेन चार्ज मूविंग फॉर्म, देन दिस type, then this type matter, then this type called current या इलेक्ट्रिक करंट। तो सीधा सीधा इसको हम जनरली समझ लेते हैं कि जब चार्ज मूविंग हो जाए, जब चार्ज गतिमान हो जाए, तो उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रिक करंट। जैसे पानी बहने लगता है, उसी प्रकार से ये करंट भी फ्लो होने लगती है। और जैसे आपने देखा होगा, मान लेते हैं कि ये कोई बल्ब है और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, तो इससे बैटरी से क्या निकलेगा, चार्ज निकलेगा। तो उसमें हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, तो कहेंगे हम कि करंट निकल रही हो, करंट इसमें जा रही है, तो क्या करने लगता है, ये इस प्रकार से एक एनर्जी को निकालने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि लाइट निकल रही है, प्रकाश आ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें चार्ज फ्लो होता है, जिसको हम करंट कहते हैं, तो इसका सिस्टम चलने लगता है। तो आगे देखें, अब हम इसमें दिखाएंगे आपको, यही सिस्टम है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडली लेके चलेंगे, विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। तो नाम है इसका इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में अगर इसको कहें हम, तो क्या कहते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है,
ये क्या है, कंडक्टर मतलब चालक है। और अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हम क्या करा रहे हैं, इस प्रकार से चार्ज को फ्लो करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज को फ्लो करा रहे हैं। और हमने देखा कि सपोज करिए ये चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, तो चार्ज ये इस टाइप से जा रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, क्या है, ऑब्जर्वर, कि मतलब हमें देखना चाह रहे हैं कि इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज यहाँ से निकल रहा है। तो काउंट करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन टाइप का है, ठीक है। तो ये हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो मान लिया हमने कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, क्यों, क्योंकि जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमें तो टाइम का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा, मान लिया कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। तो यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में कितना होगा, Q अपॉन T, क्योंकि हम हर चीज को यूनिट में लाना चाहते हैं, हर चीज को एक में लाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक के सापेक्ष निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो फिजिक्स को हम कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल फॉर्म में आ सके। तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा था यहाँ से, Q, तो 1 या यूनिट या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना टाइम चार्ज फ्लो होगा, Q अपॉन T। इसी Q अपॉन T को हमने एक नया नाम दे दिया, क्या, I। इसी को क्या दे दिया, तो Q अपॉन T को एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है I। और इसी I को क्या कहते हैं, करंट की स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो Q अपॉन T को एक नया नाम दे दिया I, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, Q अपॉन T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको नए प्रकार से आप कहें कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे बन जाएगा द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने क्या समझा कि टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा था तो यूनिट टाइम में Q अपॉन T, इसी Q अपॉन T को ही हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई I। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, I इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q फ्लोइंग चार्ज इन यूनिट टाइम और T जो टाइम उसको लग रहा है। अगर इसकी हम यूनिट देखें, यूनिट बहुत जरूरी है, इसको किस में मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें करंट के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया है एक बहुत ही महान साइंटिस्ट जिनका नाम था एम्पियर। क्या नाम है उनका, एम्पियर। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की रिस्पेक्ट में करंट का यूनिट क्या रख दिया गया, एम्पियर। एम्पियर और सिंबल क्या होता है इसका, A। दिस इज SI यूनिट, SI यूनिट। तो ध्यान रखिएगा। और जनरली अगर यहाँ से हम बनाना चाहें, यहाँ से, तो चार्ज मेजर्ड बाई कूलम और T टाइम सेकेंड होता है, तो ये जाएगा कूलम पर सेकेंड। तो जनरली क्या यूज होता है, एम्पियर, इसी को अदर वर्ड में कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड। अगर हमें चार्ज का फॉर्मूला चाहिए हो करंट के फॉर्म में, क्योंकि अभी चार्ज स्टेशनरी तो है नहीं, ये चार्ज क्या है, डायनेमिक है ना, मूव कर सकता है। तो चार्ज का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए हो तो क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू I/T, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड मूविंग चार्ज। तो इस बात से, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। अगर हमें करंट की वैल्यू दी गई हो और टाइम दिया गया हो तो हम किसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इस प्रकार से आप इसको ध्यान दे सकते हैं। आगे देखिए इसको, एक चीज और ध्यान दें इसमें, ये तो हो गया। अब हमें ये देखना है
कि कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया कि ये कोई सिस्टम है या रेजिस्टेंस मान लीजिए अभी आगे मिलेगा, और इससे एक हमारी बैटरी कनेक्ट है और यहाँ से करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है। क्योंकि करंट को देखिए, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। सर्किट पूरा होगा तभी करंट फ्लो होगी, वरना करंट फ्लो नहीं होगी। सर्किट अगर कहीं शॉर्ट हो जाएगा करंट फ्लो नहीं, करंट सर्किट शॉर्ट क्या, सर्किट टूट जाएगा तो उसका करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए करंट जो आई है वो कितनी है, मान लीजिए 10 एम्पियर। क्या है करंट, 10 एम्पियर। तो 10 क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। 10 क्या है इसका मैग्नीट्यूड और एरो क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। और हम पढ़ चुके हैं कि जिस क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। लेकिन यहाँ पर हम सही नहीं सोच रहे हैं। देखिए क्या, इसमें साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। फिजिक्स पूरी आपकी एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है। एक्सपेरिमेंट होंगे, उसका रिजल्टेंट निकलेगा, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में लिखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी। वाई? एक रूल्स और होना चाहिए वेक्टर होने के लिए, क्योंकि वेक्टर एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। और वेक्टर एडिशन लॉ क्या होगा, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। कैसे, प्रैक्टिकल किया गया होगा। तो सपोज करिए, देखिए मान लीजिए इस टाइप से दिया होता, देखिए यहां से ये मान लीजिए कितनी है 4 एम्पियर और ये 3 एम्पियर। ठीक है, ये 4 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, और यहाँ से एक करंट चली गई 7 एम्पियर। इस टाइप से अगर ये वेक्टर होता, ठीक है ना, तो क्या होता, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ये 4 एम्पियर डाउनवर्ड, 3 एम्पियर अपवर्ड, डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो 4 माइनस कितना होना चाहिए था, 3, कितना बचना चाहिए, 1। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट करंट है वो कितनी जानी चाहिए थी, 1, अगर हम वेक्टर रूल्स लगाते तो। लेकिन यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना 3, 4 3 कितना 7, रिजल्टेंट कितना है 7। ये तो सिंपल रूल हो गया ना, 4 + 3 = 7 एम्पियर। और अगर हम वेक्टर रूल्स लगाते तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो 4 - 3 = 1 एम्पियर। तो किस रूल्स को ये फॉलो कर रहा है ये सिंपल रूल है और ये वेक्टर रूल है। तो ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है बाय एक्सपेरिमेंटल। बाय एक्सपेरिमेंटल किसको फॉलो कर रहा है, सिंपल रूल को। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया, समझ में आया ना। तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ गए ना। अच्छा, अब इसी से देखिए, और इसमें देखिए ये अपवर्ड नहीं जा सकता, ये डाउनवर्ड नहीं जा सकता, जहां इसको रास्ता मिलेगा वहां की ओर ये जाएंगे। कहने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि यहाँ से 4, यहाँ से 3, ये 7 ना होकर 8 हो जाए या 6 हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो कुछ चीजें इसके बारे में और भी देखिए। तो कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। आगे डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन। तो पहले तो जो करंट फ्लो होती है वो किस में होती है, आंसर है किसी मीडियम में। जैसे मीडियम तो होनी चाहिए ना, जैसे कोई मेटल है तो मेटल में करंट फ्लो होगी, क्योंकि मेटल में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। वाटर है, वाटर में करंट फ्लो होगी क्योंकि उसको कोई सहारा चाहिए। ठीक है, वाटर में अगर फ्लो होगी तो उसमें चार्ज कैरियर्स। हवा, हवा में भी करंट फ्लो हो सकती है, अगर बहुत हाई करंट है, हाई वोल्टेज बनता है
जैसे आपने देखा है होगा कि जब बादल गरजते हैं, बरसात होती है तो बिजली ऊपर से गिरती है, तो क्या होता है, आयनोस्फीयर के बादलों से होती हुई जमीन पर गिरती है, तो ह्यूज करंट होती है, तो है ना, तो मीडियम चाहिए ना। तो कहने का मतलब इसी को कह सकते हैं आप टाइप्स ऑफ करंट टाइप के हो गया। तो डायरेक्शन हम देखते हैं। अगर मेटल है, मेटल, तो मेटल में करंट्स केवल इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है। मेटल में करंट केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो क्या है, चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहक, चार्ज कैरियर्स। अगर कहीं वही इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब इसको घोल कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, या लिक्विड फॉर्म कह लीजिए, लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है या सॉल्यूशन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसी प्रकार से आपका अगर एयर में किसी भी प्रकार से हो रहा है कंडक्शन, तो उसके लिए भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के दोनों चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। तो बात आती है कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या है, तो समझिए, जैसे ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, तो इस प्रकार से ये चला, तो ये हाँ, चार्ज कहाँ से जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो और इससे निकल कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज कैसा हो, नेगेटिव, तो हमेशा पोटेंशियल, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। हम बात बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इसमें लो पोटेंशियल किसका है, इसका, और हायर पोटेंशियल किसका है, इसका। तो ये इस प्रकार से चलेगा। कैसे चलेगा, इस प्रकार से, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, या ये कह लीजिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ही है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, किसकी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। समझ में आ रही बात। तो हमने यहाँ पर ध्यान दे लिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। या तो कह लीजिए इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में या पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो इस प्रकार से आपने ये पढ़ लिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कुछ चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हैं। देखें आगे, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो पता चलेगा कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार।
तो जनरली जो सबसे ज़्यादा चलता है स्टेडी करंट। इसी को बोलते हैं ज़्यादातर डायरेक्ट करंट, इसी को क्या कहते हैं, डीसी। तो स्टेडी करंट कह लीजिए या डायरेक्ट करंट कह लीजिए, उसी को आप कहते हैं डीसी। और डीसी का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ बैटरीज। तो जितनी भी बैटरियों से करंट फ्लो होती है वो सारी की सारी डायरेक्ट करंट होती है, स्टेडी करंट होती है, उसी को आप डीसी कहते हैं, है ना। तो ये हुआ क्या, इसको हम एक ग्राफ से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस डायरेक्शन में हमने किसको ले लिया, टी को, और इस डायरेक्शन में हम किसको लेने वाले हैं, करंट को। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस टाइप का हमने बना दिया है। और ये ओरिजिन है। मान लीजिए जब टाइम 0 है तो उस समय इसमें करंट वैरी मान लीजिए 5 एम्पियर। जब जब टाइम 0, मान लीजिए टाइम 0 तो उस समय सर्किट में करंट कितनी थी, 5 एम्पियर ऑलरेडी से थी। अब हमने टाइम बढ़ाकर 1 सेकेंड कर दिया, अभी भी करंट 5 एम्पियर है। हमने टाइम को 2 सेकेंड कर दिया, अभी भी करंट 5 एम्पियर है। 3 सेकेंड, अभी भी करंट 5 एम्पियर। 4 सेकेंड, अभी भी करंट 5 एम्पियर। 5 सेकेंड, अभी भी करंट 5 एम्पियर। क्या पता चला, ये कैसी लाइन मिल गई, एकदम स्ट्रेट लाइन इस टाइप से। इसका मतलब ये हुआ कि हम टाइम को तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है और उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है। तो ऐसी करंट को हमने नाम क्या दिया, स्टेडी करंट, स्थिर धारा, या उसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है कि जिस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो। जिस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज ना हो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेडी करंट और डीसी करंट। समझ में आ गया कि when no change in direction and the magnitude of current, that current called direct current। तो इस प्रकार से इसका ये ग्राफ हो सकता है, ठीक है, मे बी। तो ये ग्राफ इसका था डायरेक्ट करंट का, और फार्मूला आपका वही है, I = Q/T। अगर ये डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में चल रही होती, इसमें इन कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में आपने देखा कि प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर मान लेते हैं कि किसी प्रकार से यहाँ से अगर सर्किट पूरा करता तो प्लस माइनस पे चले जाते, आगे चल के न्यूट्रल हो जाते, करंट एकदम से 0 हो जाती। करंट अचानक से 0 हो जाती तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाता, T और I। बताइए क्या ये स्टेडी करंट है, नहीं है। ये तो कैसे होगी, वेरिएबल। वेरिएबल करंट, तो एक स्टेडी करंट, दूसरी वेरिएबल करंट। और वेरिएबल करंट क्या, अगर टाइम बहुत ही कम लगे, इसके टाइम को करंट को 0 होने में टाइम बहुत ही कम लगे, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, I = लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। ये कब, इंस्टेंटेनियस करंट हो गई है। आप ऐसा 11 तो पढ़ चुके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। तो I लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, मतलब टाइम इज वेरी शॉर्ट, 0 होने में, ठीक है। इसी को मैथमेटिकली अदर वर्ड में कहते हैं I = dQ/dt। तो ये करंट के फॉर्मूले किसके हैं, वेरिएबल करंट के लिए, परिवर्ती धारा जिसको कहते हैं, वेरिएबल करंट। तो स्टेडी करंट, दिस इज वेरिएबल करंट। आगे एक और होती है बच्चों,
अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट? कैपिटल एसी भी लिख सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो ये होती क्या है, इसको भी हम इस प्रकार से इस साइड टी ले रहे हैं और इस साइड आई। चूंकि ये भी वेरिएबल टाइप होती है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और ये आपका ये ओरिजिन है। तो बच्चों होता क्या है, हमने अपने घरों में देखा होगा कि बल्ब में जो करंट होती है, बल्ब जैसे मान लेते हैं हमारे घर में बल्ब जलाना है, कहीं से सर्किट आया, ये बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सप्लाई लगी है। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ से मान लेते हैं हमने जैसे इसके स्विच को ऑन किया, तो करंट को यहाँ से चलेगी, चल के यहाँ जाएगी, तब ये बल्ब जलेगा तब दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को जैसे ऑन किया, अब करंट चल रही है, अब उस बल्ब में जाएगी तब बल्ब चमकेगा। क्या ऐसा होता है? क्या कुछ टाइम लगता है कि आपने स्विच को ऑन कर दिया, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि अब भाई बल्ब में धारा पहुंचेगी तब चलेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने स्विच ऑन किया, फट से चल गया। और अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को या चार्ज को थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने में कम से कम 1 दिन लग सकता है। अगर हम कहें यहाँ से 10 मीटर तक की डिस्टेंस कवर करनी हो तो हो सकता है उसको 24 घंटे लग जाए। इतना कम स्पीड होती है किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट की। समझ में आई बात? और चार्ज मूव कैसे करता है? तो सीधी सी बात है कि कोई भी मूव कब होगा? जब उसका फोर्स लगेगा। फोर्स कौन लगाएगा? आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने से क्या होता है? एक्सीलरेट होता है। एक्सीलरेट होने से क्या होता है? डायनेमिक होता है। और चार्ज डायनेमिक होता है तो क्या बनती है? करंट। क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वही सिस्टम है। तो कहने का मतलब अब ये करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तब ये बल्ब जलेगा और हम इंतजार कर रहे हैं, जबकि ऐसा हमने नहीं देखा। हमने स्विच ऑन किया और बल्ब जल जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि होता कैसे। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह पर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह पर है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह पर है। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपने वोल्टेज दिया होगा, वोल्टेज से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लगता है? फोर्स। फोर्स से क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इसमें स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लगाया? फोर्स। किस पर फोर्स लगाया? एकदम सारे पार्टिकल्स पर फोर्स लग जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, हाई, ह्यूज होता है। तो इसमें जितने भी होते हैं तो होता क्या है कि इसने इसको पुश किया, फोर्स लगा ना, इसने इसको पुश किया, इसने अगले को पुश किया। ऐसी ये पुशिंग प्रोसेस, यही है पुशिंग प्रोसेस। कहाँ तक चलती है? यहाँ तक। तो यहाँ इसने जैसे इसको पुश किया और ये पूरी प्रोसेस बहुत शीघ्र होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो ये अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन इसमें तुरंत इंटर कर जाता है। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है वो बल्ब में इंटर कर गया तो वहां से वो चालू हो गया। तो समझ में आई बात? तो ये चलता कैसे है? ये चलता कैसे? देखिए, इसने इसको पुश किया, ठीक है ना, तो ये ऐसे चलता है, ये फिर लौटेगा। समझिए ध्यान से, इसमें अल्टरनेटिंग करंट चलने का एक प्रोसेस यही है कि इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, फिर पीछे लौटेगा, फिर ऐसा होगा, फिर आगे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक नहीं पहुँचना है बल्ब तक।
क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बल्ब तक पहुँचना होता तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो करना क्या है, केवल इसको पहले वाले को पुश करना है, तो अंतिम वाला अपने आप इसमें इंटर कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर ट्रैफिक लगा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही ट्रैफिक खुलता है तो सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे जो आगे होगा वो गया। तो क्या होता है, हम कहते हैं कि जाम खुल गया, ट्रैफिक जो लगा था वो हट गया, चालू हो गया, प्रोसेस चलने लगी। तो ऐसी इसमें ये प्रोसेस तो करता क्या, ये आगे जाएगा फिर पीछे लौटेगा, आगे जाएगा पीछे लौटेगा, आगे जाएगा पीछे लौटेगा, आगे जाएगा पीछे लौटेगा। तो ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक। इसमें ट्रांसफर कौन होता है, एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल है तो इसमें ट्रांसफर क्या होती है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जिससे इसमें से रेडिएशन निकलने लगते हैं। तो ये अल्टरनेटिव करंट, तो क्या होगा, ये मान लेते हैं कि पहले ये जीरो से हाई हुआ, हाई से फिर जीरो हुआ एक डायरेक्शन में। जैसे अभी हमने बताया था कि ये आगे बढ़ा फिर पीछे लौटा, फिर आगे बढ़ा फिर पीछे लौटा, फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। तो ये क्या हो गई, ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे झूला, आगे जाएगा पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे लौटेगा। तो जैसे झूला इस प्रकार से चलता है वैसे ये वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से ये सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं इस प्रकार से, तो ये प्रोसेस चलने लगती है। किसी को बहुत तेजी भागने की जरूरत नहीं है। तो आगे गया जीरो, अब अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे गया फिर लौटेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैक्सिमम और फिर से मिनिमम, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। इस प्रकार से ये ध्यान आपको देना है। इसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार से हम बनाते हैं। फिर पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव प्लस माइनस। तो क्या इसमें, तो इस टाइप का अगर आपको ग्राफ दिखता है तो ये ग्राफ किसका है, अल्टरनेटिव करंट का। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है अल्टरनेट, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हो, अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं एसी, प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार से ये हो गया। आगे देखें, हाँ इसमें दो चीजें हैं कि किस करंट को कन्वर्ट करना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपने एसी डीसी, इसको फिलहाल आगे भी मिलेगा आपको, ध्यान आप लोग देख देंगे। अगर आपको एसी को कन्वर्ट करना हो, एसी कन्वर्ट किसमें, डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पर लगा देंगे एक डिवाइस लगाएंगे। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। किसको, तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। और अगर उल्टा करना हो, डीसी को कन्वर्ट करना हो एसी में, तो ये सबके घरों में पाया जाता है जनरली कि आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, तो जब तक लाइट रहती है इन्वर्टर चार्ज होता रहता है, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, जो आपकी बैटरी में डीसी भर गई है उस डीसी को एसी में बदल के घर के सारे ऑपरेटर, जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सबको चलाना शुरू कर देता है, जो इस चीज़ को आप ऑन करते जाएंगे। तो किस क्या नाम है उसका, इन्वर्टर। तो समझ में आ गया, एसी को कन्वर्ट करना हो डीसी में तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है, और डीसी को कन्वर्ट करना हो एसी में तो इन्वर्टर एक ये डिवाइस है। फिलहाल इन दोनों का जिक्र आगे होगा, आपको आगे ये मिलेगा। बात आती है कुछ और पॉइंट्स की। देखिए पहले ऐसे था कोई कंडक्टर, अब हमने ऐसे कर दिया। इसमें मान लीजिए चार्ज या करंट फ्लो हो रही है, चार्ज या करंट फ्लो हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, अभी देख रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, टी टाइम में, ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एरिया कम है
एरिया कम है तो करंट की स्पीड ज़्यादा होगी, करंट की स्पीड ज़्यादा होगी। अब यहाँ एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब यहाँ एरिया बड़ा हो गया तो करंट की स्पीड कम हो जाएगी। आप ऐसा पढ़ चुके होंगे 11th में, जब उसमें क्या बर्नौलीज थ्योरम में आपने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो एरिया बदलने पर करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जितनी करंट यहाँ फ्लो हो रही थी उतनी करंट अब भी फ्लो होगी। तो एरिया बदलने पर करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम हो जाएगा। तो करंट का क्या है, इसका से जो चार्ज फ्लो हो रहा है चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। ये चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंडेंट है। अगर इसको हम क्या करें, इसको हम डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज करने पर भी जितना यहाँ पर करंट जा रही होगी उतनी करंट अब भी जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज करने पर भी करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है अभी तो, है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया, एरिया बदलने पर करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्शन बदलने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम उसमें इसका से बेंड करते हैं, बेंड करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उसमें हम गांठ लगा दें तब भी इलेक्ट्रिक करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ों का हमें इस टाइप से इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक नई चीज, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अभी हम एरिया को मेंशन नहीं कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, देख यह एक कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या है इसका एरिया, ये इसका एरिया है। और ये क्या फ्लो हो रहा है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। और चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो होगा तो क्या बन जाएगा, वो करंट बन जाएगा। तो इस एरिया से इस प्रकार से करंट निकल रही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से निकल रही है। यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं कि यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसी को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पर यूनिट एरिया से कितनी करंट निकल रही है, पर यूनिट एरिया से कितनी करंट निकल रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ए एरिया से मान लिया आई करंट फ्लो हो रही है। जब एरिया ए था तो कितनी करंट फ्लो हो रही है वहां से, आई। तो यूनिट, जब एरिया यूनिट है तो कितनी करंट फ्लो होगी, आई अपॉन ए। अरे ए में करंट आई है तो 1 में कितनी होगी, आई अपॉन ए। ये यहाँ चला जाएगा ना, तभी तो 1 बचेगा। हाँ, तो आई अपॉन ए, इसी आई अपॉन ए को एक नया नाम दे दिया, क्या, जे। क्या दे दिया, जे। व्हाट इज द जे, जे ही आपका कहलाता करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हमने कैसे कर लिया, आई अपॉन ए। मतलब कि पर यूनिट एरिया से जितनी करंट परपेंडिकुलर निकलती है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। कि प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कि पर यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होती है, पर यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होती है उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं, डिनोटेड बाई जे। यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, L-2 और ए, ये डायमेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको क्या करें बच्चों, बेंट कर दें, इसको हम इस प्रकार से बेंट कर दें। ये ऐसे एरिया था, अब इसको हमने यहाँ से बेंट कर दिया। देखिए एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, एरिया देखो, एरिया बढ़ गया ना, पहले इतना था अब इतना। ये ऐसे करेंगे एरिया बढ़ जाएगा। तो समस्या आएगी कि ये अब ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, तो क्या करें, ठीक है। हम देखते हैं, हमने देखा कि ये इसकी ये कंडीशन से, इसके वर्टिकल कंडीशन से कितना आपने कर दिया, तो हमने मान लिया इसको एंगल दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया, एंगल थीटा। तो ये इतना था और इतने से ये यहाँ झुक गया, बेंड हो गया।
तो ये कितना आ गया, ए कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट एंगल की साइड कॉस थीटा, जहाँ एंगल नहीं होता वहाँ साइन थीटा। तो ये ए था, ए से क्या बन गया इस साइड पर, ए कॉस थीटा। तो अब इसमें से कितनी करंट गुजरेगी, इसका करंट डेंसिटी क्या होगा, तो J इक्वल टू आई अपॉन एरिया कितना हो गया, ए कॉस थीटा। तो अगर एंगल दिया हो तो इस प्रकार से हम देखेंगे आई इक्वल टू J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं करंट को, हाँ, I इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, I इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। और आप पढ़ो जैसे ए बी कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो जे ए कॉस थीटा वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो देखो I का एक ऐसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी स्केलर, बट जे पर क्या लगा होगा, वेक्टर, जे पर क्या लगा होगा, वेक्टर। तो जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। आप लोग मेहनत करिए और बुक्स की हेल्प लेकर नोट्स बनाते रहिए। कहीं समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जितना मेहनत करेंगे आपको आगे फ़ायदा होगा। और मेरे वीडियो को लाइक्स और कमेंट और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है कर लीजिए। ठीक है, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड डेरिवेशन कॉन्सेप्ट, फिर आगे चल के हम ओम्स लॉ पर पहुंचने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।